भाग 1। ज्ञान वो हथियार है जो किताबों में छुपा होता है, पर जब वो गली में बोले तो क्रांति हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपको कोई बोले 1984 जॉर्ज ऑनरवेल की बुक पढ़ो या मैडम बोवरी का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करो, तो आप कहोगे, भाई ये क्या है? हिंदी में बोले तो समझ आए। यही काम किया एक ठग दिखने वाले विद्वान ने, डॉक्टर स्पार्की स्वीट्स, पीएचडी। उसने शेक्सपियर, ऑरवेल, हक्सले और मार्क ट्वेन जैसे लेखकों की बुक्स को स्ट्रीट स्टाइल में ऐसे समझाया जैसे मोहल्ले का लड़का भी बोले। अब समझ आया थग नोट्स क्या है। थग नोट्स पहले एक यूट्यूब चैनल था जिसे जैरेड बावर और ग्रेग एडवर्ड्स ने बनाया। ग्रेग ने स्पार्की स्वीट्स, पीएचडी का किरदार निभाया, एक ऐसा आदमी जो दिखता था जैसे गली का ठग, पर बोलता था जैसे ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर। उसने टू किल अ मॉकिंगबर्ड, द कैचर इन द राई, हैमलेट, फ्रैंकेनस्टाइन जैसी किताबों को गैंगस्टर स्वैग में ऐसे समझाया कि लोग बोले, अब लिटरेचर अपना सा लगता है। और फिर आई ये किताब, थग नोट्स, अ स्ट्रीट स्मार्ट गाइड टू क्लासिक लिटरेचर, जहां 16 महान क्लासिक्स को गली के अंदाज में तोड़ा गया, चबाया गया और फिर परोसा गया। हुक। सोचो अगर किताबें थप्पड़ मारती। इमेजिन करो अगर द ग्रेट गैट्सबी कहता, भाई अमीरी का दिखावा मत कर, असली दर्द अंदर होता है। अगर 1984 चिल्लाता, हर जगह सीसीटीवी है, पर असली गुलामी तुम्हारे दिमाग में है। अगर फ्रैंकेनस्टाइन कहता, तू राक्षस नहीं है, दुनिया ने तुझे बना दिया, तो कैसी लगेगी किताबें? थप्पड़ जैसी। और यही करता है थग नोट्स, किताबों की क्लासरूम बोरिंगनेस को गली रैप में बदल देता है। स्पार्की स्वीट्स कौन है? अब बात करते हैं उस बंदे की जिसने सब बदल दिया। स्पार्की स्वीट्स, पीएचडी, एक नकली डॉक्टर पर असली गेम चेंजर। उसने ये साबित किया कि किताबें सिर्फ अमीर स्कूलों के बच्चों के लिए नहीं हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो सोचता है, सवाल करता है और सीखना चाहता है। थग नोट्स का मकसद क्या है? इस किताब का मकसद एकदम साफ है। किताबों से डर मत, उनको स्ट्रीट स्टाइल में समझ, क्योंकि ज्ञान किसी एक भाषा, एक स्टाइल या एक क्लास का हक नहीं है। थग नोट्स आपको क्लासिक लिटरेचर में छुपी सच्चाइयों को मजेदार, सरल और रॉ भाषा में समझाता है, ऐसे जैसे आपके मोहल्ले का कोई आपको कहानियां सुना रहा हो। आज हम क्या करेंगे? अब इस 10,000 शब्दों की स्क्रिप्ट में हम आपको थग नोट्स किताब के उन 16 क्लासिक किताबों की समरीज देंगे, जैसे 1954 जॉर्ज ऑरवेल, द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड हैमलेट, विलियम शेक्सपियर फ्रैंकेनस्टाइन, मैरी शेली, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली और बहुत कुछ। हर भाग में हम एक किताब को उठाएंगे, उसे स्पार्की स्वीट्स की भाषा में तोड़ेंगे और आपको सिखाएंगे कि उसमें क्या गहरा ज्ञान है। क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। पहले क्लासिक के साथ 1984। भाग 2, 1984, जब सरकार तुम्हारे ख्वाब भी कंट्रोल करे। बुक 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। थग नोट्स स्टाइल, हिंदी समरी। थग क्वोट, जब हर वक्त कोई देख रहा हो तो सच्चाई भी झूठ जैसी लगने लगती है। कहानी की शुरुआत, जब आजादी एक गुनाह है, कहानी है विंस्टन स्मिथ नाम के एक बंदे की, जो एक ऐसे देश में रहता है जहां सब कुछ बिग ब्रदर नाम का तानाशाह कंट्रोल करता है। टीवी, अखबार, दोस्त, दुश्मन, सब पर निगरानी है। तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, यहां तक कि क्या सोचने की कोशिश करते हो, सब पर सरकार का पहरा है। इसे कहते हैं थॉट क्राइम, मतलब गलत सोचना भी अपराध है। बिग ब्रदर का राज, सब पर नजर, सबके दिमाग में डर। बिग ब्रदर कोई इंसान नहीं, एक आइडिया है, एक डर जो लोगों के मन में भर दिया गया है। हर जगह लिखा है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। टीवी बंद नहीं होता, कैमरा हर कमरे में है, माइक्रोफोन हर कोने में है, और अगर आपने सिस्टम से अलग सोचा तो तुम्हें वेपराइज कर दिया जाएगा, मतलब जैसे कभी थे ही नहीं। विंस्टन स्मिथ, सिस्टम से बगावत करने वाला आम आदमी। विंस्टन एक सरकारी ऑफिस में काम करता है, जहां उसका काम है पुराने रिकॉर्ड को बदलना। मतलब अगर सरकार कोई झूठ बोले तो पुराने सबूत मिटा दिए जाते हैं और नया सच बना दिया जाता है। कंट्रोल द पास्ट, कंट्रोल द फ्यूचर, यही है बिग ब्रदर का असली रूल। लेकिन विंस्टन को शक होता है, क्या ये सच है? क्या हम आजाद हैं? क्या ये सब झूठ नहीं? जूलिया,
मोहब्बत जो सिस्टम के खिलाफ बगावत बन गई। विंस्टन की मुलाकात होती है जूलिया से, एक लड़की जो बाहर से शरीफ दिखती है लेकिन अंदर से रिबेल है। इनका प्यार सिर्फ इश्क नहीं था, ये एक क्रांति थी, क्योंकि उस दुनिया में प्यार भी अपराध था। दे कांट गेट इनसाइड यू। जूलिया विंस्टन और जूलिया एक सीक्रेट जगह पर मिलते हैं, बात करते हैं और सिस्टम के खिलाफ जीने की कोशिश करते हैं। द ब्रदरहुड, असली विरोध या सरकार की चाल। विंस्टन को एक दिन ओब्रायन नाम का बंदा मिलता है जो कहता है कि वो एक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ग्रुप द ब्रदरहुड का हिस्सा है। वो विंस्टन को किताब देता है जिसमें लिखा है कि सरकार लोगों को कैसे गुलाम बना रही है। विंस्टन को लगता है अब क्रांति होगी, लेकिन सच्चाई ये थी ट्विस्ट। जब बगावत भी जाल निकली, ओब्रायन असल में बिग ब्रदर का आदमी था। जूलिया और विंस्टन को पकड़ लिया गया, उन्हें रूम 101 में ले जाया गया जहां सबसे बुरे डर का सामना कराना पड़ता है। विंस्टन को इतना तोड़ा गया, इतना मारा गया, इतना ब्रेन वॉश किया गया कि आखिर में उसने जूलिया से नफरत कर दी, बिग ब्रदर को प्यार करने लगा। ही लव्ड बिग ब्रदर। थग, इनसाइट, 1984। असल में क्या कहता है? 1984 एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये बताता है कि जब सरकार तुम्हारी सोच पर काबू पा ले, सच को झूठ और झूठ को सच बना दे, तुम्हारी भाषा को बदल दे, न्यूज़स्पीक, तुम्हें ये यकीन दिला दे कि 2+2=5, तो फिर इंसान क्या होता है? एक रोबोट। जॉर्ज ऑरवेल ने दिखाया कि डिक्टेटरशिप सिर्फ पुलिस या बंदूक से नहीं आती, वो आती है दिमाग के अंदर से। थग स्टाइल में पॉइंट बाय पॉइंट समरी। पॉइंट मतलब बिग ब्रदर निगरानी का राज। थॉट क्राइम, गलत सोचने पर सजा, डबल थिंक, एक साथ दो विरोधी बातों को सच मानना। न्यूज़स्पीक, भाषा को छोटा करके सोचने की ताकत छीनना। रूम 101, डर की चरम परीक्षा। द ब्रदरहुड, नकली उम्मीद देकर पकड़ना। थग स्टाइल, टेक अवे, अगर तुम सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ को सच मत मानो। 1984 हमें सिखाता है कि ज्ञान, सवाल और सोचने की आजादी ही असली आजादी है। भाग 3, द ग्रेट गैट्सबी, अमीरी की पार्टी और मोहब्बत की तबाही। बुक बाय एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड। थग स्टाइल, हिंदी समरी। सपना चाहे जितना बड़ा हो, अगर वो झूठ पे टिका है तो एक दिन बिखर ही जाएगा। कहानी की जमीन, उन 1920s की चमक जहां हर कोई छलक रहा था। द ग्रेट गैट्सबी की कहानी सेट है 1920s न्यूयॉर्क में, जहां हर कोई अमीर बनने के सपने देख रहा है, जहां हर रात पार्टी है, शराब है, जैज है, लेकिन अंदर से सब खाली हैं। निक कैरावे, कहानी सुनाने वाला बंदा ये बंदा है निक, एक आम सा आदमी जो अपना काम करके ईमानदारी से जी रहा है। वो ईस्ट एग में रहता है, अमीरों की बस्ती के बगल में, और वहीं से शुरू होती है उसकी मुलाकात जे गैट्सबी से। जे गैट्सबी, अमीर, रहस्यमय और मोहब्बत में बर्बाद गैट्सबी एक ऐसा आदमी है जो हर हफ्ते बड़ी बड़ी पार्टी करता है जहां हजारों लोग आते हैं, पर कोई नहीं जानता गैट्सबी असल में कौन है। कुछ कहते हैं वो माफिया है, कुछ कहते हैं जासूस है, लेकिन सच्चाई, गैट्सबी सब कुछ सिर्फ एक लड़की के लिए कर रहा है, डेजी। डेजी ब्यूकैनन, प्यार की परछाई। डेजी गैट्सबी की पुरानी मोहब्बत थी, लेकिन उसने पैसे और स्टेटस के लिए टॉम ब्यूकैनन से शादी कर ली। अब गैट्सबी ने करोड़ों कमा लिए, महल खड़ा कर लिया, बस डेजी को वापस पाना चाहता है। उसकी हर पार्टी, हर गाड़ी, हर चमक सिर्फ एक मकसद से थी, डेजी उसे फिर से प्यार करे। लेकिन डेजी कैसी है? वो अंदर से कंफ्यूज्ड, कमजोर और खुदगर्ज है। वो गैट्सबी से मिलती है, थोड़ा भाव देती है, लेकिन जब असली फैसला लेने का टाइम आता है, वो टॉम को नहीं छोड़ती। एक एक्सीडेंट और सब बिखर जाता है। एक रात डेजी गैट्सबी की गाड़ी चलाते हुए मर्टल विल्सन को कुचल देती है, जो टॉम की मालकिन थी, लेकिन गैट्सबी इसका इल्जाम खुद पर ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो डेजी से सच्चा प्यार करता है। हत्या, मोहब्बत की कीमत मर्टल का पति समझता है गैट्सबी ने मारा है। वो आता है गैट्सबी के घर और उसे गोली मार देता है। गैट्सबी मर जाता है, अकेले, बिन डेजी के, बिन किसी दोस्त के। निक अकेला इंसान होता है जो उसके अंतिम संस्कार में आता है। थग पॉइंट,
गैट्सबी ने क्या गलती की? गैट्सबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठे सपने के पीछे लगा दी। उसने सोचा पैसा, रुतबा और चमक उसे उसका प्यार दिला देंगे, लेकिन असली दुनिया में प्यार शर्तों पर बिकता है। डेजी जैसे लोग स्टेटस से प्यार करते हैं, इंसान से नहीं। थग स्टाइल ब्रेकडाउन। एलिमेंट मतलब गैट्सबी सपनों के पीछे पागलपन, डेजी मोहब्बत का भ्रम, टॉम पावर और घमंड का प्रतीक, पार्टीज दिखावे का नकाब, वैली ऑफ एशेज गरीबों की बर्बादी, ग्रीन लाइट वो सपना जो कभी पूरा नहीं होता। पावरफुल टेक अवे। हर इंसान गैट्सबी है। कोई अपने ख्वाब के पीछे भागता है, कोई अपने अतीत को दोहराना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में जीते हैं। थग इनसाइट। द ग्रेट गैट्सबी ये नहीं कहती कि सपना देखना गलत है, वो कहती है कि सपनों को सच्चाई से जोड़ो, नहीं तो वो तुम्हें तोड़ देंगे। गैट्सबी एक रईस रोमियो था जिसने मोहब्बत को अपना मकसद बना लिया और फिर उसी मोहब्बत ने उसे मार दिया। भाग 4 हैमलेट। जब बदला लेना खुद को मिटा देना बन गया। बुक बाय विलियम शेक्सपियर। थग स्टाइल हिंदी समरी। जब तुझसे ज्यादा चालाक तेरा दुश्मन हो तो तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीतनी पड़ती है। कहानी की जमीन। डेनमार्क का महल, जहां शांति सिर्फ दिखावा है। कहानी शुरू होती है डेनमार्क के महल से, जहां राजा मरा हुआ है और उसका भाई क्लॉडियस उसकी रानी से शादी कर चुका है और सिंहासन पर भी बैठ गया है। मतलब राजा का भाई अब नया राजा बन गया। अब एंट्री होती है प्रिंस हैमलेट की। हैमलेट राजा का बेटा जो बाप के खून का बदला चाहता है। हैमलेट को उसके पिता की आत्मा मिलती है जो कहती है मेरा खून किया गया है और कातिल है क्लॉडियस। अब हैमलेट के अंदर आग लग जाती है, पर वो कोई सीधा बदला नहीं लेता क्योंकि वो दिमाग से खेलता है। सोचते सोचते पागल हो गया। हैमलेट दिखावा करता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन असल में वो सबके इरादे समझ रहा है। वो क्लॉडियस को फंसाने के लिए एक ड्रामा प्ले करवाता है जिसमें उसके बाप की हत्या जैसा ही सीन होता है। जब क्लॉडियस वो प्ले देखकर डर जाता है तो हैमलेट को पक्का यकीन हो जाता है कि वो ही कातिल है। ओफीलिया प्यार जो पागलपन में डूब गया। हैमलेट को एक लड़की से प्यार होता है, ओफीलिया, लेकिन बदले की इस आग में वो ओफीलिया को भी धक्का दे देता है। ओफीलिया का बाप पोलोनियस जब क्लॉडियस की तरफदारी करता है तो हैमलेट गलती से उसे मार देता है। ओफीलिया ये सहन नहीं कर पाती और पानी में कूदकर जान दे देती है। पलटवार। जब बदले की आग सबको जला देती है, ओफीलिया का भाई लायर्टिस हैमलेट से बदला लेना चाहता है। क्लॉडियस मौका पकड़ता है और दोनों की तलवारबाजी फिक्स करता है जिसमें तलवार पर जहर होता है। इसी बीच क्वीन गर्ट्रूड हैमलेट की मां गलती से जहर पी लेती है और मर जाती है। हैमलेट और लायर्टिस दोनों लड़ते हैं, जहर से जख्मी होते हैं। क्लॉडियस का राज खुल जाता है और हैमलेट उसे मार देता है। अंत सब मरे, सिंहासन खाली। हैमलेट, लायर्टिस, गर्ट्रूड और क्लॉडियस चारों मर जाते हैं। डेनमार्क का ताज अब किसी और के लिए खुला है। हैमलेट का बदला तो पूरा होता है, पर खुद को और अपनों को मिटाकर। थग स्टाइल ब्रेकडाउन। किरदार मतलब हैमलेट सोचता ज्यादा है, करता देर से। क्लॉडियस लालच और पाप का प्रतीक। गर्ट्रूड मोहब्बत में अंधी मां। ओफीलिया मासूम मोहब्बत। लायर्टिस बदले की जल्दी में बर्बादी। गोस्ट सच्चाई की पहली चिंगारी। थग इनसाइट। जब इंसान ज्यादा सोचता है तो एक्शन मर जाता है, और जब एक्शन मरता है तो इंसान खुद को खो देता है। हैमलेट हमें यह सिखाता है कि बदले की आग में सबसे पहले अपना ही दिल जलता है। हैमलेट बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ओवर थिंकिंग। पॉइंट बाय पॉइंट टेक अवे। बदला लेने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, टाइमिंग भी चाहिए। प्यार की कुर्बानी सबसे पहले होती है जब इंसान गुस्से में अंधा हो जाता है। बुद्धि और भावना में संतुलन न हो तो खुद की हार तय है। भाग 5 फ्रैंकेनस्टाइन। राक्षस तो बाद में बना, पहले इंसान बेदर्द था। बुक बाय मेरी शेली। थग स्टाइल हिंदी समरी। जिसे तू राक्षस कहता है, शायद वो तेरा ही बनाया हुआ आईना हो। कहानी की शुरुआत। इंसान बना भगवान। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक जवान साइंटिस्ट है। उसे जीवन की ताकत को समझने का जुनून है। वो ये जानना चाहता है कि मृत शरीर में जान कैसे डाली जाए।
वो विज्ञान, केमिस्ट्री और बिजली का इस्तेमाल करता है, लाशों से अंग जोड़ता है और आखिरकार एक जिंदा प्राणी बना देता है, राक्षस की पहली सांस। पर दिल तो बच्चा था फ्रैंकेनस्टाइन का बनाया हुआ प्राणी, जो बहुत बड़ा, डरावना और अलग दिखता है। असल में जन्म लेते ही मासूम होता है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन खुद ही उससे डर जाता है और उसे छोड़कर भाग जाता है। अब सोचो, एक बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप ने छोड़ दिया। राक्षस असल में इंसान का छोड़ा हुआ बच्चा था। अकेलापन, समाज ने उसे राक्षस बना दिया। फ्रैंकेनस्टाइन का क्रीचर पहाड़ों, जंगलों और गांवों में छिपकर जीता है। वो पढ़ना सीखता है, मानव सभ्यता को समझता है, दया करता है, लेकिन जब भी वो लोगों के सामने आता है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा डरावना है। अब उस मासूम दिल में गुस्सा और नफरत भर जाती है। एक दोस्त की भीख, पर फ्रैंकेनस्टाइन ने नफरत दी। क्रीचर अपने क्रिएटर से मिलने आता है। वो कहता है, तूने मुझे बनाया, अब मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मुझे एक साथी बना दे, कोई जो मुझे समझे। फ्रैंकेनस्टाइन पहले मानता है, पर फिर डर कर उसका साथी बनाने से इनकार कर देता है। क्रीचर कहता है, ठीक है, तू मेरी मोहब्बत छीन ले, मैं तेरी जिंदगी से प्यार छीन लूंगा। बदला। जब दर्द राक्षसी बन जाए, क्रीचर विक्टर के भाई, दोस्त और बीवी सबको मार देता है। वो नहीं चाहता था ऐसा करना, लेकिन जब हर तरफ से नफरत और तिरस्कार मिला, तो उसने भी दुनिया को सजा देना शुरू कर दिया। आखिरी सफर। उत्तर की बर्फ में एक राक्षस का पछतावा विक्टर अपने क्रीचर का पीछा करता है। वो दोनों उत्तर ध्रुव की बर्फीली जमीन पर पहुंचते हैं। विक्टर मर जाता है, दर्द, पछतावे और थकान से। क्रीचर आता है, अपने क्रिएटर की लाश देखता है और रोता है। मैं राक्षस नहीं बनना चाहता था, पर तूने मुझे बनने दिया। फिर वो बर्फ में गायब हो जाता है। थग स्टाइल ब्रेकडाउन। किरदार मतलब विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, खुदगर्ज इंसान जो खुद को भगवान समझ बैठा। क्रीचर एक मासूम जो दुनिया की नफरत से राक्षस बना। समाज जो दिखावे से जज करता है, अंदर से नहीं देखता। बदला, जब प्यार नहीं मिला तो आग बन गया। थग इनसाइट, जो अकेलापन देता है वही सबसे खतरनाक राक्षस को जन्म देता है। फ्रैंकेनस्टाइन हमें यह सिखाता है, प्यार न मिलने से कोई भी दानव बन सकता है। जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ा अपराध है। राक्षस वो नहीं जो डरावना दिखे, राक्षस वो है जो दिल से नफरत से भरा हो। टेक अवे। फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी असल में इंसान की भूल, दंभ और नफरत की कहानी है। विक्टर खुद को भगवान समझ बैठा, लेकिन अपने बनाए बच्चे से मुंह मोड़कर उसे राक्षस बना दिया। भाग 6, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जब मासूमियत गुनाह बन जाए। बुक बाय हार्पर ली। थग स्टाइल हिंदी समरी। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है वो इंसाफ, जो रंग देखकर बांटा जाता है। कहानी की जमीन 1930s का अमेरिका नस्लवाद से जकड़ा हुआ कहानी है। मेकोम्ब, एलबामा नाम के एक छोटे शहर की, जहां समाज बंटा है गोरे और काले में, अमीर और गरीब में। कहानी की नायिका है स्काउट फिंच, एक 6 साल की बच्ची जो सब कुछ अपनी मासूम आंखों से देखती है। उसका भाई है जेम और उनके पापा एटिकस फिंच, जो पेशे से वकील हैं। एटिकस फिंच, इंसाफ की मिसाल। एटिकस एक ऐसा इंसान है जो न किसी से डरता है, न किसी के सामने झुकता है। उससे कहा जाता है कि वो एक अफ्रीकी अमेरिकन आदमी टॉम रॉबिन्सन की वकालत करे, जिस पर आरोप है कि उसने एक गोरी लड़की मयला यूवेल का रेप किया है। लेकिन असल में ये झूठा केस है। टॉम रॉबिन्सन मासूम लेकिन काले रंग का दोषी। टॉम एक नेक दिल, ईमानदार आदमी है। उसने मयला की मदद की थी, पर मयला के बाप बॉब यूवेल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बेटी ने एक काले आदमी से बात की, तो उसने झूठा आरोप लगा दिया और पूरा शहर उसकी गवाही को सही मानने लगा। क्यों? क्योंकि टॉम काला है। कोर्टरूम ड्रामा। जब सच्चाई हारती है, एटिकस पूरे केस को सच्चाई से लड़ता है। वो साबित करता है कि मयला झूठ बोल रही है। बॉब यूवेल ने अपनी बेटी को पीटा। टॉम का एक हाथ टूटा हुआ था, जिससे वो हमला कर ही नहीं सकता। फिर भी जूरी टॉम को दोषी ठहराती है। क्यों? क्योंकि रंग सच्चाई से बड़ा था। टॉम की मौत और मासूमियत का कत्ल टॉम को जेल भेज दिया जाता है।
एक दिन वो भागने की कोशिश करता है, या शायद उसे मार दिया जाता है, और पुलिस उसे गोली मारकर मार देती है। एक मासूम आदमी मर जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो काला था। बू रैडली, डरावना या मिसअंडरस्टूड। कहानी में एक और किरदार है, आर्थर बू रैडली। स्काउट और जेम को वो बहुत डरावना लगता है, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं आता। लेकिन जब बॉब यूएल स्काउट और जेम पर हमला करता है, तो बू उन्हें बचाने के लिए बाहर आता है और बॉब को मार देता है। स्काउट को तब समझ आता है, बू कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड इंसान है। थग स्टाइल। ब्रेकडाउन। किरदार मतलब स्काउट मासूम नजरों से देखा गया अन्याय। एटिकस इंसाफ का असली चेहरा टॉम रॉबिन्सन, वो जो सिस्टम से हार गया बॉब यूएल, नफरत और झूठ का प्रतीक। मयल्ला शर्म और झूठ का मेल। बू रैडली डर नहीं, मिसअंडरस्टूड आत्मा। थग। इनसाइट। जब बच्चा सच्चाई को देख ले और बड़ा झूठ बोलता रहे, तो असली राक्षस वही समाज बन जाता है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें सिखाता है, इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, सोच में भी होना चाहिए। मासूमियत को मारना सबसे बड़ा गुनाह है। समाज के बने नियम हर बार सही नहीं होते। टेक अवे। एटिकस फिंच जैसा वकील हर समाज को चाहिए, जो सच्चाई से डरे नहीं और न्याय को मजहब, जाति, रंग से ऊपर रखे। और स्काउट जैसी नजरें, जो दुनिया को साफ साफ देख सके, बिना भेदभाव के। भाग 7, द कैचर इन द राय। जब पूरी दुनिया फेंक लगे। बुक बाय जेडी सैलिंजर। थग स्टाइल। हिंदी समरी। सब कुछ नकली लग रहा है, और शायद मैं भी। कहानी की शुरुआत। जब स्कूल से निकाला गया लड़का दुनिया से सवाल करने लगा। होल्डन कॉलफील्ड, 16 साल का लड़का, जो अभी अभी पेंसी प्रेप नाम के बोर्डिंग स्कूल से निकाला गया है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में खराब नहीं था, बल्कि उसे दुनिया से झूठ और दिखावे से चिढ़ थी। वो लोगों को फोनी कहता है, मतलब नकली। भागा हुआ लड़का। न्यूयॉर्क की गलियों में अकेला होल्डन न्यूयॉर्क शहर आता है। 3 दिन तक होटल में रहता है, घूमता है, सोचना छोड़ता है और सोचने लगता है। वो लोगों से बात करता है, कभी नौकरानी से, कभी नन से, कभी बच्चों से, पर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता। उसकी सोच यही रहती है, ये दुनिया इतनी नकली क्यों है? फीबी, वो जो मासूम है, असली है। होल्डन की छोटी बहन फीबी, उसकी दुनिया की इकलौती सच्ची चीज है। वो फीबी को बेहद प्यार करता है, क्योंकि वो अभी भी मासूम है, सच्ची है, दुनिया से बेदाग है। फीबी वही है जो होल्डन होना चाहता था, पर दुनिया ने उसे बिगाड़ दिया। डिप्रेशन, डर और टूटता भरोसा। होल्डन को अपने मरे हुए भाई एली की यादें सताती हैं। उसे लगता है कि सब कुछ बेमतलब है। उसे खुद से घिन आती है। वो हर इंसान को देखकर सोचता है, ये झूठा है, नकली है, बनावटी है। उसके अंदर का दर्द धीरे धीरे डिप्रेशन में बदलता है। द कैचर इन द राय। ये नाम क्या मतलब रखता है? होल्डन कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं एक फील्ड में खड़ा रहूं, जहां बहुत सारे बच्चे भाग रहे हों, और अगर कोई गलती से पहाड़ी के किनारे गिरने वाला हो, तो मैं उसे पकड़ लूं। मतलब, वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो मासूमियत की रक्षा करे, बच्चों को इस नकली दुनिया में गिरने से रोके। मेंटल ब्रेकडाउन। जब खुद को बचाना जरूरी हो गया, होल्डन धीरे धीरे टूट जाता है। फीबी उसे पकड़ती है, समझती है, और आखिर में होल्डन को समझ आता है, मैं सबको बचा नहीं सकता, पहले खुद को बचाना होगा। उसे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी ले जाया जाता है। कहानी वहीं खत्म होती है, जहां होल्डन पहली बार खुलकर कहता है, शायद मुझे अब चीजें थोड़ी सही लगने लगी हैं। थग स्टाइल। ब्रेकडाउन। किरदार मतलब होल्डन कॉलफील्ड, सच्चाई की तलाश में भटका हुआ नौजवान। फीबी मासूमियत और प्यार की एकमात्र मिसाल दुनिया दिखावे, और झूठ का बाजार। कैचर बच्चों को नकलीपन से बचाने की कोशिश। थग। इनसाइट। जब पूरी दुनिया नकली लगे, तो सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। होल्डन हम सबका भीतर का बच्चा है, जो सवाल करता है, जो दिखावे से नफरत करता है, जो सच्चाई चाहता है, पर उस सच्चाई तक पहुंचते पहुंचते खुद खो जाता है। टेक अवे। द कैचर इन द राय हमें सिखाता है कि सवाल पूछना जरूरी है, पर सबसे पहले खुद को समझना और संभालना भी जरूरी है। दुनिया हमेशा फोनी रहेगी, पर तुम अपने अंदर असली बने रहो,
यही असली लड़ाई है। भाग 8 ऑफ माइस एंड मैन, सपना, दोस्ती और दर्द की कहानी। बुक बाय जॉन स्टाइनबेक। थग स्टाइल हिंदी समरी। हर आदमी का एक सपना होता है, पर हर सपना पूरा नहीं होता। दो दोस्त जो एक सपना लिए भटक रहे हैं, जॉर्ज और लेनी, दो गरीब मजदूर जो अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन के दौर में एक साथ खेतों में काम करते हैं। जॉर्ज चालाक, जमीन से जुड़ा इंसान, लेनी विशालकाय शरीर वाला मासूम और मंदबुद्धि लड़का। इन दोनों का सपना क्या है? अपनी खुद की जमीन, अपने जानवर और आजाद जिंदगी। एक छोटी सी दुनिया जहां लेनी अपने मनपसंद खरगोशों को पाल सके। लेनी ताकतवर शरीर, मासूम दिल। लेनी बहुत ताकतवर है, पर उसे नहीं पता कि कब उसकी ताकत किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। वो बच्चों जैसा मासूम है, चीजों को छूना पसंद करता है, पर धीरे धीरे यही उसकी बर्बादी बनती है। पहले भी हुआ था गड़बड़। एक बार लेनी ने एक लड़की के कपड़े को ज्यादा कसकर पकड़ लिया था, जिससे शहर छोड़कर भागना पड़ा। जॉर्ज उसे हमेशा बचाता है, लेकिन हर बार लगता है एक दिन यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। नई जगह, नई नौकरी और एक नई मुसीबत, दोनों एक नए फार्म में काम शुरू करते हैं। यहां मिलते हैं स्लिम, समझदार इंसान, कैंडी, बूढ़ा आदमी जो भी उस सपने का हिस्सा बनना चाहता है, कर्ली, फार्म मालिक का लड़का जो झगड़ालू है, कर्लीज वाइफ जो अकेली है और किसी से बात करना चाहती है। तबाही की शुरुआत जब मासूमियत भारी पड़ जाए। लेनी को कर्ली की बीवी से बात करने का मौका मिलता है। वो उसे छूता है क्योंकि उसे उसके बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो डरती है और चिल्लाने लगती है, लेनी घबरा जाता है और गलती से उसकी गर्दन तोड़ देता है। जॉर्ज का फैसला, प्यार या जिम्मेदारी? अब सब लोग लेनी को मारना चाहते हैं। जॉर्ज जानता है अगर वो कुछ नहीं करता तो लोग लेनी को दर्दनाक मौत देंगे। तो जॉर्ज खुद लेनी को प्यार से कहानी सुनाते हुए गोली मार देता है। सपना यहीं टूट गया। वो सपना जिसमें खुद की जमीन थी, जिसमें खरगोश थे, जिसमें आजादी थी, वो सपना लेनी की मौत के साथ मर गया। थग स्टाइल, ब्रेकडाउन। किरदार मतलब जॉर्ज हकीकत से लड़ता हुआ इंसान, लेनी मासूमियत जो दुनिया की सच्चाई नहीं समझती, कर्लीज वाइफ अकेली आत्मा जो समझी नहीं जाती सपना, वो आशा जो गरीबी और हालात के नीचे कुचली जाती है। थग इनसाइट। हर सपना सुंदर होता है, पर असली दुनिया में टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेनी की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, वो हर उस सपने की मौत है जो गरीबी, लाचारी और अकेलेपन में दम तोड़ देता है। टेक अवे, दोस्ती महान है, पर हालात उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। सपना देखना आसान है, पर उसे बचाकर रखना बेहद मुश्किल। मासूमियत दुनिया में हमेशा नहीं टिकती, इसलिए सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी जरूरी है। भाग 9 लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जब बच्चे राक्षस बन गए। बुक बाय विलियम गोल्डिंग। थग स्टाइल हिंदी समरी। बिना नियमों के इंसान जंगल बन जाता है, और जंगल का मतलब होता है खून। प्लेन क्रैश और बचे हुए बच्चे। एक युद्ध के दौरान कुछ ब्रिटिश स्कूल के बच्चे एक द्वीप पर प्लेन क्रैश के बाद फंस जाते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई स्कूल नहीं। अब ये बच्चे अपनी खुद की दुनिया बसाते हैं। रैल्फ बनता है लीडर। रैल्फ नाम का लड़का सबको इकट्ठा करता है। वो चाहता है कि सब मिलकर काम करें, आग जलाते रहें, शेल्टर बनाएं और रेस्क्यू का इंतजार करें। उसके पास एक कॉन्च शेल, शंख है, जो सिंबलाइजेस करता है आवाज और डेमोक्रेसी। पर कुछ ही समय में चीजें बदलने लगती हैं। जैक और उसका जंगली गैंग, दूसरा लड़का जैक, रैल्फ की अथॉरिटी से जलने लगता है। वो एक शिकारी गैंग बनाता है, जहां बच्चे शिकार करते हैं, नाचते हैं और धीरे धीरे इंसानियत खो देते हैं। अब रैल्फ बन जाता है टारगेट और जैक बन जाता है तानाशाह। पिगी, बुद्धि का शिकार। पिगी, रैल्फ का दोस्त, जो बुद्धिमान है और समझदारी से बात करता है, पर बच्चे उसे हमेशा बुली करते हैं। एक दिन जैक के लोग उस पर पत्थर मारते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसी के साथ कॉन्च शेल भी टूट जाता है, यानी सभ्यता का अंत। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का मतलब, जैक के लोग एक सुअर को मारते हैं और उसका सिर एक लकड़ी पर टांग देते हैं। यही है
लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। साइमन, एक मासूम लड़का, उस सिर को देखता है और हलूसिनेट करता है। उसे समझ आता है कि राक्षस बाहर नहीं है, राक्षस हमारे अंदर है। साइमन ये बात सबको बताने जाता है, पर वो लोग उसे भी राक्षस समझकर मार डालते हैं। रैल्फ का भागना और सेना का आना, अब रैल्फ अकेला रह जाता है। जैक उसे भी मारना चाहता है। वो जंगल में आग लगाते हैं रैल्फ को निकालने के लिए, लेकिन उसी आग से एक नेवी ऑफिसर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मासूम बच्चे अब इंसान नहीं रहे, वो जानवर बन चुके हैं। थग स्टाइल। ब्रेकडाउन, किरदार प्रतीक, रैल्फ डेमोक्रेसी और लीडरशिप, जैक लालच और तानाशाही। पिगी बुद्धि और लॉजिक, साइमन आत्मज्ञान, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इंसान का अंदरूनी राक्षस। थग इनसाइट, जब नियम टूटते हैं तो इंसान के अंदर का जानवर जाग जाता है। ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये हर इंसान की है। हर समाज एक पतली परत है, अगर वो हट जाए तो असली इंसान बाहर आता है, और वो इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता। टेक अवे, सभ्यता एक नकाब है, असली इंसान अंदर छिपा होता है। शक्ति की भूख इंसान को हैवान बना देती है। कभी भी किसी को कम मत समझो, वो पिगी भी हो सकता है और जैक भी। भाग 10, द ग्रेट गैट्सबी, सपनों की सुनहरी दुनिया और कड़वी सच्चाई। बुक बाय एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड। थग स्टाइल हिंदी समरी। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, सिवाय असली प्यार और पुरानी इज्जत के। निक की आंखों से देखी गई दुनिया कहानी शुरू होती है निक कैरवे से, जो न्यूयॉर्क आता है, अमीरों की दुनिया में। उसके घर के पास रहता है एक रहस्यमयी अमीर, जे गैट्सबी। हर रात गैट्सबी के घर में शानदार पार्टियां होती हैं, लेकिन गैट्सबी खुद बहुत अकेला होता है। गैट्सबी का सपना। डेजी गैट्सबी कभी गरीब था, पर उसने एक लड़की से प्यार किया, डेजी ब्यूकैनन। गैट्सबी ने सोचा, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो डेजी मेरी हो जाएगी। वो अमीर बना। कैसे बना? थोड़ा शेडी तरीका है, पर मकसद साफ था, बस डेजी को पाना। पार्टियों के पीछे का खालीपन। गैट्सबी की हर पार्टी सिर्फ एक ही उम्मीद में होती है, शायद डेजी आए और फिर से सब पहले जैसा हो जाए। पर डेजी अब शादीशुदा है। उसका पति टॉम ब्यूकैनन अमीर, घमंडी और धोखेबाज है। गैट्सबी वर्सेस टॉम, प्यार की लड़ाई। एक दिन गैट्सबी और टॉम आमने सामने हो जाते हैं। गैट्सबी कहता है, डेजी मुझसे प्यार करती है, कभी तुमसे नहीं किया। डेजी घबरा जाती है। वो गैट्सबी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती। गैट्सबी टूट जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। मौत और मोट, टॉम की गर्लफ्रेंड मर्टल, एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। वो कार चला रहा था डेजी, लेकिन गैट्सबी ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। मर्टल का पति गैट्सबी को गोली मार देता है। गैट्सबी मर जाता है। किसी ने उसकी मौत पर अफसोस नहीं किया, सिर्फ निक उसके पास था। सपने का अंत निक को समझ आता है। ये पूरी अमीरी, ये पार्टियां, ये शो ऑफ, सब खोखला है। गैट्सबी तो एक